गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ। तो आज ये उसका सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी किरचॉफ्स के दो नियम की। जो पहला नियम था उसको बोला जाता है जंक्शन लॉ या संधि नियम। तो ये क्या था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। इसमें आने वाली धारा को आपको पॉजिटिव लेना था और जाने वाली धारा को कैसा लेना था, नेगेटिव। दूसरा नियम था जिसको बोला गया लूप लॉ, वोल्टता नियम या सेकंड नियम। इसका मतलब ये था कि किसी भी बंद लूप में जो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य। इसमें या तो प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो सकता है या कौन जुड़ा हुआ हो सकता है, सेल। तो सेल का ईएमएफ तो गिवन होगा और अगर प्रतिरोध दिया हुआ हो तो आप उसको धारा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज के बराबर। तो ये दो नियम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइट स्टोन सेतु। तो देखिए ये क्या होता है। तो 1842 में एक प्रोफेसर था जिसका नाम था CF व्हाइट स्टोन। तो उसी के नाम पर इसको रखा गया है व्हाइट स्टोन सेतु। तो इसने क्या किया कि इसने चार प्रतिरोध लिए, चार प्रतिरोध, एक धारामापी और एक सेल लिया और इन सबको मिलाकर उसने एक सर्किट कंप्लीट किया और उसी सर्किट को क्या बोला गया, व्हाइट स्टोन सेतु। तो व्हाइट स्टोन सेतु के बारे में बताया किसने, CF व्हाइट स्टोन ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, व्हाइट स्टोन सेतु। इसमें होता क्या है कि इसमें चार प्रतिरोध होते हैं, एक धारामापी होता है और एक सेल होता है। इन सबको मिलाकर एक युक्ति बनाई गई जिसको क्या बोला गया, व्हाइट स्टोन सेतु। तो देखिए व्हाइट स्टोन सेतु किस प्रकार का दिखता है। ये था व्हाइट स्टोन सेतु। तो देखिए चार प्रतिरोध, इसको मैं नाम दे देता हूं P, इसको दे देता हूं Q, इसको दे देता हूं R और इसको क्या दे देता हूं S। तो चार प्रतिरोध हो गए, एक धारामापी, तो ये रहा आपका धारामापी और इस बिंदु को नाम दे दिया A, B, C और D और A और C के मध्य कनेक्ट कर दिया बैटरी और कुंजी। इस कुंजी को नाम दे दिया K1 और एक यहाँ पे जो ये कुंजी लगी हुई है उसको नाम क्या दे दिया, K2। तो ये था व्हाइट स्टोन स्ट्रक्चर, व्हाइट स्टोन सेतु की स्ट्रक्चर कि इसमें क्या है, चार तो प्रतिरोध है, एक धारामापी है, एक सेल है और दो क्या है, कुंजी है। तो अब हम बात करते हैं ये करता क्या है भाई, काम क्या है व्हाइट स्टोन सेतु का। तो काम इसका ये है कि इसके द्वारा हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो पूछा जाए कि व्हाइट स्टोन सेतु किस उपयोग में लाया जाता है, तो व्हाइट स्टोन सेतु से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, व्हाइट स्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको PQ और R का मान दिया है और S का पूछे तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। चाहे S और Q का और P का दिया हुआ हो तो R का मान पूछा बताया जा सकता है। तो इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब इसका सिद्धांत व कार्य विधि, इसका सिद्धांत एवं संतुलन की अवस्था। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, सर्वप्रथम मैं इस कुंजी को ऑन करता हूं। तो जैसे ही आप इस कुंजी को ऑन करोगे क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो मान लो कि यहां से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है I। अब देखो करंट बिंदु A पर पहुंचेगी। तो अब करंट के सामने समस्या ये हो गई कि वो इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए। तो दोनों ही आपने कंडक्टिंग वायर ले रखे हैं, इसलिए करंट क्या होगी, दोनों भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इस भाग में जो करंट जा रही है उसको मैंने I1 नाम दे दिया और इस भाग में जो करंट जा रही है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, I2। तो अब देखो फिर यही समस्या कि B बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर करंट को दो मार्ग मिल रहे हैं तो दोनों में जाएगी। जो धारामापी में जाएगी उसको मैंने IG नाम दे दिया, IG, G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, धारामापी। तो क्या आप मुझे इस साइड जो करंट जाएगी उसका मान बता सकते हो, यस और नो। तो देखिए कल हमने एक जंक्शन लॉ पढ़ा था और वो नियम क्या था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य। तो बताओ क्या B बिंदु जंक्शन है। जंक्शन की डेफिनेशन या संधि बिंदु के बारे में मैंने क्या बताया था कि वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक वायर मिलते हो। तो देखो एक वायर, दो वायर और तीन वायर, इसका मतलब जो B बिंदु है उसको आप जंक्शन बोल सकते हो। तो अब देखो यहां से कितनी करंट आ रही है, I1। तो आने वाली धारा को क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। देखो IG बाहर निकल रही है मतलब जा रही है तो -IG।
और इधर मान लो कि इस करंट को मैं नाम दे देता हूं I3, तो I3 भी बाहर जा रही है, तो माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं I3 निकालना चाहूं तो I3 का आप पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा I1 माइनस IG। तो बताओ इस I3 में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, क्या मान आ गया I1 माइनस IG। अब आप इस बिंदु पर वापस आइए, देखो यहां से करंट कितना जा रहा है I2। अब वही बात यहां करंट के लिए फिर एक समस्या हो गई कि इस वायर में जाए या इस वायर में जाए, तो करंट क्या करेगा, इस वायर में जाएगा। मैं अभी बताऊंगा कि ये इसी वायर में क्यों जा रही है। तो अब देखो ऊपर से कितना करंट आ रहा है IG और इधर से कितना आ रहा है I2, तो क्या DP जंक्शन नहीं बन गया। तो जंक्शन 8 पॉइंट D, तो D पॉइंट पे देखिए I2 करंट आ रहा है और IG करंट आ रहा है, तो आने वाली धाराओं को प्लस लेना है, तो I2 प्लस IG, और जाने वाली धारा इसको मैं अगर I4 बोलूं तो माइनस क्या आ जाएगा I4 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप I4 निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, I4 का ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगा I2 प्लस IG। तो इस I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी I2 प्लस IG। तो यह था व्हाइटस्टोन का स्ट्रक्चर। इसमें आपने करंट का डिवाइडेशन कर लिया कि यहां से आपने I करंट फ्लो करवाया, फिर करंट को 2 मार्क मिले, तो यहाँ I1 यहाँ I2, फिर आपने जो इसमें जो धारा जा रही है उसको बोला IG। अब देखो करंट कि देखो यहां से इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और करंट ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस पे। देखो किसके पोटेंशियल डिफरेंस पे, बी पे और डी पे। अगर VB ग्रेटर देन VD हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो विभवांतर है या जो बी पॉइंट का विभव है वो ज्यादा है, किस पॉइंट से, डी पॉइंट से। तो जिसका विभव और जो धारा होती है वो हमेशा किधर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो बताइए अगर मैं B को बड़ा मान रहा हूं तो B वाला विभव ज्यादा हो गया और D वाला विभव क्या हो गया निम्न, तो करंट किधर जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। उसी प्रकार अगर यह कंडीशन होती VD ग्रेटर देन VB, इसका मतलब क्या है कि जो D बिंदु पर विभव है वो किससे ज्यादा है, B से। तो इस बार करंट किस प्रकार बहती, अगर आप ये केस लेते तो करंट जाती ऊपर की तरफ। बट आप कौन सा केस ले रहे हो, पहला केस। हम क्या मान रहे हैं कि VB ग्रेटर देन है VD, तो करंट ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ। अगर ये केस होता तो करंट किधर जाता, ऊपर की तरफ। अब देखो अब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे जैसे व्हाइटस्टोन सेतु, इसके बाद हम मीटर ब्रिज की बात करेंगे, उसके बाद विभव मापी की बात करेंगे, तो सब में आएगा एक वर्ड आएगा कि संतुलन की अवस्था। किसकी अवस्था, संतुलन की अवस्था। तो देखो संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि देखो इस गैल्वेनोमीटर में धारा जा रही है, कितनी जा रही है IG। तो गैल्वेनोमीटर में जब धारा जाएगी तो आपको पता है विक्षेप उत्पन्न होगा, तो हमें क्या करना है, उस विक्षेप को शून्य करना है। तो विक्षेप कब शून्य हो सकता है, जब IG का मान कितना हो जाए 0। तो जब भी हम संतुलन की अवस्था की बात करेंगे ना, तो जो गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको आपको क्या करना है, शून्य करना है। तो वही क्या कहलाती है, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में देखो करंट कितना हो जाएगा 0। तो बताओ इसमें इन दोनों का किसी भी प्रकार का कोई संबंध होगा क्या, नहीं होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो अगर दोनों का मतलब किसी भी प्रकार की धारा नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का विभव क्या हो गया, समान। अर्थात क्या मैं VP बराबर VD लिख सकता हूं, यस और नो। कि हमने क्या किया कि संतुलन की अवस्था में क्या करोगे, आप इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान कितना कर दोगे, 0। तो जैसे इस धारा का मान 0 होगा, इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो VP बराबर क्या आ जाएगा, VD। तो देखो VP को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं VA माइनस VB, सॉरी VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। तो देखो इसको आगे सोल्व करो, मैं इस VA का पक्षांतरण करता हूं, तो VA माइनस VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस VD। बताओ ये आया, यहां से आपने क्या किया, VA का ट्रांसफर कर दिया। तो देखो VA से VA कैंसिल आउट, तो यहां कितना बचा, माइनस VB इज इक्वल टू माइनस VD, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो VP बराबर क्या आ गया, VD। इसका मतलब मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो क्या लिखा जा सकता है, VP बराबर VD को VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। अब देखो जो ये VA माइनस VB है वो क्या शो कर रहा है, देखो A बिंदु कहां है, ये रहा, B बिंदु कहां है, यहां। तो इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब ये बोल रहा है कि A व B बिंदु के मध्य विभवांतर कितना है। उसी प्रकार VA माइनस VD का मतलब क्या है कि A और D बिंदु के बीच विभवांतर कितना है। और विभवांतर का फॉर्मूला आप ओम के नियम से जानते हो, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। मुझे बताओ जब मैं A और B बिंदु के बीच विभवांतर निकालूंगा तो बताओ इसमें कितना करंट जा रहा है, I1। प्रतिरोध कितना है, P। तो क्या बताओ VA माइनस VB का मान I1 भी नहीं हो जाएगा।
यस और नो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, प्रतिरोध कितना है P, इन दोनों का गुणनफल ही तो क्या कहलाता है विभवांतर। और VA माइनस VB क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है। उसी प्रकार VA माइनस VD, तो VA माइनस VD क्या बता रहा है कि A और D बिंदु के बीच का विभवांतर। बताओ देखो कितना करंट जा रहा है I2, प्रतिरोध कितना है R, तो विभवांतर कितना हो जाएगा I2R। यहां से अगर मैं I2 अपॉन I1 निकालूं तो क्या आ जाएगा P अपॉन R, इसको आप दे दो समीकरण 1। अब इसी प्रकार देखिए जैसे आपने VA माइनस VB लिखा है उसी प्रकार क्या ऐसा लिखा जा सकता है VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। बताओ लिखा जा सकता है। आप देखो VC का उधर पक्षांतरण करोगे तो माइनस VC और प्लस VC कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा VB बराबर VD। और हमें चाहिए ही क्या, हमें तो VB बराबर VD चाहिए। तो अब मुझे बताओ VB माइनस VC का मतलब क्या है कि B और C बिंदु के बीच विभवांतर। तो देखो B और C बिंदु के बीच विभवांतर, करंट कितना फ्लो हो रहा है I3 और प्रतिरोध कितना है Q, तो I3 इंटू Q इज इक्वल टू VD माइनस VC का मतलब क्या है D और C बिंदु के बीच विभवांतर। विभवांतर हमेशा क्या होता है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो देखो धारा कितनी है I4, प्रतिरोध कितना है S, तो क्या आ गया I4S। अब I3 की वैल्यू क्या है I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू I2 प्लस IG इंटू S। बट आप क्या ले रहे हो संतुलन की अवस्था, और संतुलन की अवस्था में IG का मान कितना होता है 0, तो इसका मान कितना हो गया 0, इसका मान भी कितना हो गया 0। तो यहाँ क्या बच गया I1Q इज इक्वल टू I2S। यहां से अगर मैं I2 अपॉन I1 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा Q अपॉन S, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। तो देखो दोनों में ही I2 अपॉन I1, तो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर लिखा जा सकता है 1/2 से। तो क्या आ गया P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो आपको तो अज्ञात प्रतिरोध निकालना था, तो आपको P, Q और R गिवन है, मतलब इनका मान आपको पता है, और S आपके लिए क्या है अज्ञात है। तो यहां से अगर मैं S निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा R अपॉन P इंटू Q, ये आ गया अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला। और देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये है व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसका प्रतिबंध। तो यह था व्हाइट स्टोन सेतु। और संतुलन की अवस्था में आपको करना क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान क्या करना है शून्य। जैसे ही आप IG की वैल्यू शून्य करोगे तो दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, क्योंकि धारा तभी प्रवाहित होती है जब दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या हो विभवांतर हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध आपको निकालना है। किरचॉफ बोलो चाहे किरचॉफ बोलो एक ही बात है। किरचॉफ के नियम से आपको क्या निकालनी है संतुलन अवस्था। तो इसकी संतुलन अवस्था आई क्या थी आपने अभी भी निकाला था P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो आपको इसका मान निकालना है किस नियम से, व्हाइट स्टोन सेतु जो ये किरचॉफ है उसके नियम से आपको ये संतुलन अवस्था निकालनी है। तो बताओ क्या यहाँ जंक्शन लॉ तो काम कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रतिरोध कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएंगे वोल्टा नियम की समेशन V को आप क्या करना है 0 करना है। तो वोल्टा नियम तो पहली बात किसके लिए लागू होता है बंद लूप के लिए लागू होता है। मैंने क्या कहा था कि बंद लूप में वोल्टाओं का बीजगणितीय योग कितना होता है 0। तो देखो इसमें दो लूप बन जाएंगे, एक लूप तो यह बन जाएगा और एक लूप यह बन जाएगा। अब लूप बनाओगे कैसे, तो आप देखो लूप मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं A बिंदु से, मैं जा रहा हूं A के बाद B, B के बाद D और वापस आ रहा हूं A पे। तो A B D A में, तो देखो ये लूप बन गया। लूप की कंडीशन क्या होती है कि आप जिस बिंदु से स्टार्ट करो घूम फिर के अगर आप वापस उसी बिंदु पर आ रहे हो तो वो किसको बताएगा लूप को। तो ये आपने एक तो लूप ले लिया FBDA और दूसरा आप ले लोगे BCDB। तो देखो आप ऐसे चलो, यहाँ पे देखो करंट यहाँ से कितना करंट आ रहा था I, डिवाइड किया तो यहाँ करंट I1 और इस डायरेक्शन में कितना करंट जा रहा था I2 और इसमें कितना जा रहा था IG। और आप मान रहे थे कि जो VB है वो ग्रेटर देन है VD, इसी कंडीशन को हम मान के सोल्व कर रहे हैं इसको। और इस डायरेक्शन में जो करंट था वो था I3 और उसकी वैल्यू थी I1 माइनस IG। और इस डायरेक्शन में जो करंट था वो था I4, उसकी वैल्यू थी I2 प्लस
Ig। बताओ यही कंडीशन थी। तो अब देखिए मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, तो करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हो ए से बी, बी से डी और डी से ए। तो करंट की डायरेक्शन में मैंने क्या कहा कि अगर आपको रास्ते में प्रतिरोध मिलता है तो वहां जो विभवांतर होगा उस प्रतिरोध को आप उस धारा से क्या कर दो, गुणा, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी वोल्टता। तो बताओ कितना करंट जा रहा है, I1, प्रतिरोध कितना है P, तो वोल्टता कितनी हो गई, धारा इंटू प्रतिरोध। बताओ I1P हुई, प्लस क्यों आया, क्योंकि आप धारा की दिशा में बढ़ रहे हो। अब देखो आप बी बिंदु पर पहुंचे, अब बी से आप किधर जा रहे हो, डी बिंदु की तरफ, तो इसका जो प्रतिरोध है उसको मैं मान लेता हूं जी है, कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, जी। तो आप देखो करंट की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में आपको फिर प्रतिरोध मिल गया, और देखो धारा कितनी है, Ig, और प्रतिरोध कितना है, जी, तो प्लस Ig इंटू जी। आगे बढ़ो, देखो अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ए से बी, बी से डी और डी से ए। तो देखो करंट तो आ रहा है नीचे की तरफ और आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, यानी विपरीत दिशा में गति कर रहे हो। तो विपरीत दिशा में गति कर रहे हो तो मैंने क्या कहा था, माइनस आएगा। और विभवांतर आप कैसे निकालोगे, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है R, तो क्या आ गया माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो अब देखो अगर मैं संतुलन की अवस्था की बात करूं, संतुलन अवस्था में Ig का मान कितना होता है, 0। तो बताओ यहां से क्या जाएगा, I1P, ये तो क्या बन गया 0, और यहां क्या आ गया माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो यहां से I1P इज इक्वल टू I2R, I2 अपॉन I1 निकालूं तो क्या आ जाएगा P अपॉन R। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। तो ये कौन सा लूप था, ये लूप था ABDA। अब इसी प्रकार अगर मैं दूसरा लूप मानूं, लूप BCDB में, कौन सा लूप लिया आपने, B से स्टार्ट किया है, C पर गए, C से D और वापस B पर आ गए, इसका मतलब लूप कंप्लीट हो गया। अब देखो BCDB में चलो, B से चलो, देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, प्रतिरोध मिल रहा है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, धारा इंटू प्रतिरोध का गुणनफल। बताओ धारा कितनी है I3, प्रतिरोध कितना है Q, प्लस आएगा या माइनस, प्लस, क्योंकि आप धारा की दिशा में बढ़ रहे हो। आगे बढ़ो, देखो आप तो इस डायरेक्शन में चल रहे हो और धारा किधर आ रही है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। बताओ यहाँ धारा कितनी है I4, इसका प्रतिरोध कितना है S। आगे बढ़ो, देखो अब आप कहां से जा रहे हो, देखो BCDB, डी से आप किधर जा रहे हो, ऊपर की तरफ, करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो किसका साइन आएगा, माइनस का। करंट कितना है Ig, प्रतिरोध कितना है G, तो Ig इंटू G इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए वही बात संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में तो देखो Ig क्या हो जाएगा 0, तो I3Q इज इक्वल टू I4S, यही हो जाएगा। और I3 देखो क्या है, I1 माइनस Ig, I1 माइनस Ig इंटू Q इज इक्वल टू I4 क्या है, I2 प्लस Ig इंटू S। संतुलन की अवस्था में Ig तो कितना होता है 0, तो यहां से कितना आ गया I1Q इज इक्वल टू I2S। अगर मैं I2 अपॉन I1 निकालूं तो क्या आ जाएगा Q अपॉन S। इसको आप क्या दे दो समीकरण 2, दोनों में I2 अपॉन I1 है तो इस बराबर कर दो, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो देखो आपको यही तो प्रूव करना था, क्या करना था कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो ये आपने किस नियम से प्रूव कर दिया, किरचॉफ के नियम से। तो अगर सीधा ही पूछे कि व्हाइट-स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात करो तो आपको दो मेथड बताएं, एक में तो दोनों का विभवांतर बराबर कर दो और दूसरे में कौन से कर दो, किरचॉफ के नियम से। जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, बट अगर सेपरेटली आपको यही पूछा जाए कि प्रतिबंध आपको किस नियम से निकालना है, किरचॉफ के नियम से, तो आप यह मेथड फॉलो करोगे। तो यह था व्हाइट-स्टोन सेतु। तो वही रिपीट करवा देता हूं जल्दी से। व्हाइट-स्टोन सेतु क्या था कि एक CF व्हाइट-स्टोन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 4 प्रतिरोध, एक धारा मापी और एक शेल को लेकर एक युक्ति बनाई जिसको नाम दिया गया व्हाइट-स्टोन सेतु। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह करता है शून्य विक्षेप। किस पे काम करता है, शून्य विक्षेप। हम कर क्या रहे थे, हम इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा को शून्य ही तो कर रहे थे, इसलिए यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है। इसका उपयोग क्या है कि इसकी सहायता से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का। जैसे यहाँ पे अगर मुझे P, Q और R का मान दिया हुआ हो तो बताओ यहाँ से मैं S आराम से निकाल सकता हूँ। तो यह था व्हाइट-स्टोन सेतु। देखिए एक क्वेश्चन है जो 2018 में बोर्ड क्लास में पूछा गया था। आपको एक सर्किट दिया हुआ था और पूछा था कि इस X की वैल्यू क्या होगी।
क्या पूछा गया था कि चित्रानुसार आप अक्ष की क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो देखो इसमें 4 प्रतिरोध है, एक धारामापी है, एक शेल है। इसका मतलब ये क्या है, व्हाइट स्टोन सेतु। तो व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत से हम क्या जानते हैं, P/Q = R/S। तो अब इस बार देखिए अज्ञात प्रतिरोध ये है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, S। तो आप देखो वो कंडीशन क्या थी कि यहाँ P था, यहाँ Q और यहाँ R और यहाँ क्या था, S था। बट अब आप S इस साइड ले रहे हो तो इसका मतलब R इस साइड आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये वैल्यू P की है, ये वैल्यू Q है, ये वैल्यू R है और ये वैल्यू क्या है, S है। तो आप सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है P का मान कितना दिया हुआ है, 10 ओम, Q का मान कितना दिया हुआ है, 100 ओम और R की वैल्यू कितनी है। तो देखो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में दिख रहे हैं आपको, श्रेणी या समांतर। देखो 2 वाइल है, इसका मतलब ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में अगर 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो उनका फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बताओ R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100, R2 की वैल्यू कितनी है, x अपॉन R1 की 100 प्लस R2 की x। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 100x अपॉन 100 प्लस x तथा S की वैल्यू कितनी दी, सॉरी ये वैल्यू है S की, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू आपको दी हुई है 5 ओम। तो अब ये सब मान आप यहाँ रखिए। तो देखिए P का मान कितना है, 10, Q का मान कितना है, 100 इज इक्वल टू R का मान कितना है, 5, S का मान कितना है, 100x अपॉन 100 प्लस x। तो 100 प्लस x को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट। तो अब देखिए इसका पक्षांतरण कर दीजिए। तो 100x इज इक्वल टू 500 प्लस x इंटू क्या आ जाएगा, 10। तो 100x इज इक्वल टू 500 प्लस 100x इज इक्वल टू 5000 प्लस 50x। 50x का पक्षांतरण कर दो। तो 50x इज इक्वल टू 5000, x इज इक्वल टू 5000 अपॉन 50, कितना आ गया, 100 ओम। तो x का मान कितना आ गया, 100 ओम। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। बस यहाँ ध्यान ये रखना था कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, इसको P और Q बोल देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अज्ञात प्रतिरोध है, तो इसको आपको S मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, Q, और ये क्या हो जाएगा, P। देखिए इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से को P मानना है, कौन से को Q मानना है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, P, Q, R, S। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो। किसका ले लो, P अपॉन R इज इक्वल टू क्या ले लो, Q अपॉन S। या आप क्या कर सकते हो, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या ले लोगे, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ध्यान रखना, या तो आप इन दोनों की भुजाओं का अनुपात लोगे, जैसे P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, या दूसरा किसका ले सकते हो, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि P अपॉन S इज इक्वल टू Q अपॉन R। तो दिमाग में बस 2 ही चीजें रखना कि या तो आप इन दोनों का अनुपात ले लो या इन दोनों का अनुपात ले लो। तो देखो इस मेथड से मैं आपको सोल्व करके बताता हूं यही क्वेश्चन। तो मान लो आप इन दोनों का अनुपात ले रहे हो, किन दोनों का, इस भुजा का और इस भुजा का। तो देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 100 ओम, और इसके नीचे मैंने इसकी वैल्यू बताई थी 100x अपॉन 100 प्लस x। तो मैं 100 प्लस x ऊपर ले जा रहा हूं, इज इक्वल टू इन दोनों भुजाओं का अनुपात 10 अपॉन 5। तो मैंने क्या बोला है कि या तो आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हो तो हमेशा इन दोनों भुजाओं का अनुपात लोगे, और अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हो तो फिर आपको इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेना है। आप तिरछा नहीं ले सकते कि इस और इस भुजा का अनुपात ले लिया, इस और इस भुजा का अनुपात। तो आप कौन सा तरीके से कर रहे हो, इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हो, तो सिमिलरली इन दोनों भुजाओं का अनुपात होना चाहिए। तो 10 अपॉन 5, तो यहाँ कितना आ गया 2। तो देखिए 100 इंटू 100 प्लस 100x इज इक्वल टू, इसका पक्षांतरण करोगे तो कितना हो जाएगा 200x। अभी 100x का पक्षांतरण कर दो, तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x। तो अगर मैं x निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा 100 ओम। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हो तो सिमिलरली इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेना है, और अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हो तो आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लोगे। इसलिए आपके P, Q, R, S में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनमें से किसी भी दोनों साइड का आप अनुपात ले सकते हो, या तो ये ले लो या क्या ले लो, ये कभी भी ये मत लेना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज, जिसको वो हिंदी में बोला जाता है मीटर सेतु।
तो इसको स्टार्ट करने से पहले तो मैं यही बता दूं कि यही सवाल आता है कि सर इसका नाम मीटर सेतु क्यों लिया। तो इसमें एक वायर होता है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर। कितनी लेंथ होती है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसका नाम पड़ा मीटर सेतु। तो इसको मीटर सेतु कहने के पीछे की यह वजह है कि इसमें एक वायर लगा हुआ होता है, उस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। दूसरी बात कि सर ये वायर किसका बना होता है, तो मैंने आपको पीछे के लेक्चर में पढ़ाया है कि ये जो वायर होता है ये मैंगनीज, यूरेका, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटाइन जैसी धातुओं से मिलकर बना होता है। आप कहोगे इन्हीं का क्यों बना होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब चालकों के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने कुछ मिश्र धातुएं ली थी और उनके बारे में बताया था कि इनका जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इनके प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो उनका प्रतिरोध है वो क्या रहे, टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। इसलिए ये जो वायर होता है वो मैंगनीज, यूरेका, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटाइन धातु का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि तापमान परिवर्तित होने पर इनके प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि सर ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये काम करता है व्हाइट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। अब आप कहोगे कि सर ये व्हाइट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम कैसे करता है, ये व्हाइट-स्टोन सेतु की तरह दिख तो नहीं रहा। ये बिल्कुल व्हाइट-स्टोन सेतु की तरह ही दिख रहा है, बस आप इसको देख नहीं पा रहे हो। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे व्हाइट-स्टोन सेतु की तरह दिखता है। तो देखो इसमें होता क्या है कि 3 तांबे की पत्तियां लगी होती है, 2 एल आकार की और एक आयताकार आकार की पत्तियां लगी होती है। यहाँ एक वायर होता है, यहाँ पर एक शेल, यहाँ पे एक कुंजी और यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगा होता है। तो इन 2 पत्तियों के मध्य लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ पे लगा होता है ज्ञात प्रतिरोध। तो आप किसी भी चीज को रट के ना बैठे कि हमेशा प्रतिरोध बॉक्स यही जोड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस साइड प्रतिरोध बॉक्स लगाना चाहते हो तो इस साइड क्या लगा लो, अज्ञात प्रतिरोध। प्रतिरोध बॉक्स होता क्या है, प्रतिरोध बॉक्स आपकी जो ज्योमेट्री जो ड्राइंग बॉक्स होती है उस टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं। और ये किस प्रकार काम करता है, जैसे ऐसे एक डब्बा टाइप होता है, इसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं। तो ये जब भी इसमें से आप जो भी प्रतिरोध निकालोगे, जैसे सपोज दैट इसमें की लगी होती है, कीज लगी होती है छोटी छोटी, तो जैसे आपने 2 ओम की कीज बाहर निकाली तो इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम। ये नहीं है कि आप उस 2 को छोड़ दो और बाकी को ऐड कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप जो कीज बाहर निकालोगे ना वही उसका प्रतिरोध काउंट होगा। जैसे 2 ओम का निकाला तो 2 ओम, अगर मैं 4 ओम का प्रतिरोध निकालूंगा तो इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये अज्ञात प्रतिरोध है। और ये एक होती है विसर्पी कुंजी जो आपके पेन टाइप कुछ होती है, आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप उसके बारे में और डिटेल से बताया जाएगा। तो ये होती है विसर्पी कुंजी। इसको हम क्या करते हैं, इस तार पे टेप करते जाते हैं और आप वो पॉइंट ढूंढोगे जिस पर गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कितना हो जाए, 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए, संतुलन की अवस्था। मैंने बताया व्हाइट-स्टोन सेतु में कि मीटर ब्रिज हो चाहे विभव मापी हो, हम हमेशा वहां पे क्या करेंगे, संतुलन की अवस्था निकालेंगे। तो संतुलन की अवस्था का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाही धारा का मान कितना होना चाहिए, 0। तो जब आप इस विसर्पी कुंजी को अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पर इसमें प्रवाही धारा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से उसकी लेंथ कितनी है, L सेंटीमीटर है। तो बताओ ये लेंथ कितनी हो गई, पूरी कितनी है, 100। तो अगर ये L है तो ये कितनी हो गई, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ अगर मैं एकांक लंबाई का प्रतिरोध x मान लूं, क्या मान लूं कि एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो कितना है, x। तो क्या मुझे आप L लंबाई का प्रतिरोध बता सकते हो? अरे भाई जब A का x है तो L का कितना हो जाएगा, XL। जैसे एक आदमी 5 सेब खाता है तो 10 आदमी कितने खाएंगे, 5 × 10 यानी 50। तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है तो L लंबाई का कितना हो जाएगा, XL। तो यहाँ पे कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, XL। तो बताओ यहाँ कितना प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ लेंथ कितनी है, 100 माइनस L। एकांक का x है तो 100 माइनस L का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L × x। देखो अब तो ये मीटर ब्रिज सॉरी अब तो ये व्हाइट-स्टोन सेतु की तरह दिखने लग गया ना। कैसे कि देखो यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ एक प्रतिरोध और यहाँ एक प्रतिरोध। तो देखो व्हाइट-स्टोन सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं। ये रहा धारामापी, तो ये धारामापी और ये शेल। तो देखो अब ये किसकी तरह काम करने लग गया, व्हाइट-स्टोन सेतु। तो मीटर ब्रिज
को मीटर ब्रिज ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है। दूसरा क्वेश्चन कि ये वायर किसका बना होता है? तो ये मैंगनीज यूरेका या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इन धातुओं पे जब आप ताप परिवर्तित करोगे तो प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर या शून्य विक्षेप पर ये काम करता है। कैसे करता है? मैंने बता दिया कि व्हाइटस्टोन सेतु में भी 4 प्रतिरोध होते हैं और इसमें भी कितने प्रतिरोध है? 4 प्रतिरोध। तो अब मैं लिख सकता हूं व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से, व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से, तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने क्या कहा था कि आप या तो ये और ये भुजा ले सकते हो। अगर आप ये और ये प्रतिरोध ले रहे हो तो फिर सामने वाले ये और ये प्रतिरोध लेने होंगे, और अगर आप ये और ये प्रतिरोध ले रहे हो तो ये और ये प्रतिरोध लेने होंगे। तो मैं ये ले रहा हूं, तो देखो यहाँ पे आरबी है, तो आरबी अपॉन इसका प्रतिरोध कितना है? एक्सएल इज इक्वल टू इसका प्रतिरोध कितना है? एस, और इसका कितना है? 100 माइनस एल इंटू एक्स। यहाँ पे जो एस है वो क्या है? अज्ञात है। आपको एस का मान ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं कि प्रतिरोध बॉक्स से मैंने जो प्रतिरोध निकाला उसका मान है आर, यानी कोई भी मान लो, जैसे 2 ओम 4 ओम, तो मैंने आर मान लिया। तो आरबी की जगह मैं आर लिख सकता हूं, तो आर अपॉन एक्सएल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल इंटू एक्स। अब यहां से आपको क्या चाहिए? एस चाहिए, तो एस क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल एक्स आर अपॉन एक्सएल। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना आ गया? 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ये होता है मीटर सेतु से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। जरूरी नहीं है आप ये दोनों भुजाएं ले, आप आर बी अपॉन एस एक्स एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एक्स भी कर सकते हैं। कोई सी भी दो भुजाएं लेनी है, चाहे तो पी अपॉन आर ले रहे हो तो हमेशा होगा क्यू अपॉन एस, और पी अपॉन क्यू ले रहे हो तो हमेशा क्या होगा? आर अपॉन एस। तो ये है मीटर सेतु। अब इस पे देखिए एक क्वेश्चन, देखिए आपको मीटर ब्रिज पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये एक सर्किट है और बताया गया है कि जो तार है उसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम पर सेंटीमीटर है, यानी पर सेंटीमीटर प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। तो पहले तो आपको ज्ञात करना है अज्ञात प्रतिरोध x और फिर आपको बताना है करंट कितना होगा। तो मुझे बताओ इस वायर की लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम पर सेंटीमीटर। का मतलब तो यही हुआ ना कि एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 1 ओम। अब देखो, तो अभी मैंने बताया था, वहां मैंने एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना माना था? x माना था, तो एल लंबाई का कितना हो गया? XL। तो मुझे बताओ यहाँ एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम, और आपके पास लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो बताओ 40 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो गया? 40 ओम नहीं हो गया? अरे भाई 1 सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो गया? 40 ओम। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का 1 है तो 60 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक आदमी 2 सेब खाता है तो 60 आदमी कितने सेब खाएंगे? 120 सेब खाएंगे। तो अब देखो आपके पास x 3 ओम, 40 ओम और 60 ओम। तो अब मैंने क्या कहा था कि आप व्हाइटस्टोन सेतु वाला सिद्धांत अप्लाई करोगे तो चाहे तो आप इन दोनों भुजाओं का अगर अनुपात ले रहे हो तो आपको इन दोनों का लेना है, और अगर इन दोनों का ले रहे हो तो किनका लेना है? इन दोनों का। तो मैं इन दोनों भुजाओं का ले रहा हूं, तो x अपॉन 40 इज इक्वल टू 3 अपॉन 60। तो यहां से मुझे बताओ x कितना आ जाएगा? 3 इंटू 40 अपॉन 60, 22 ओम। x का मान कितना आ गया? 2 ओम। आपने किया क्या? क्योंकि आप जानते हो मीटर सेतु किस पर काम करता है? व्हाइटस्टोन सेतु पर। तो आपने व्हाइटस्टोन सेतु वाला सिद्धांत अप्लाई कर दिया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यहाँ पे चाहे तो आप साइड वाली भुजा ले लो, चाहे ये भुजाएं ले लो। अब ये तो आ गया, x का मान कितना आ गया? 2 ओम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि करंट कितना होगा। तो देखो करंट कितना होगा, तो करंट यहाँ पे देखो वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट, और I आपको पूछा है। तो आपको पता है I का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो देखो ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी में। ये दोनों भी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो पहले तो मैं श्रेणी क्रम अप्लाई कर दूंगा, तो इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, इसको R2 दे देता हूँ, इसको R3 दे देता हूँ, और इसको क्या दे देता हूँ? R4। तो R1 और R2 श्रेणी में है, R1 व R2 किस में है? सीरीज में है। तो तुल्य प्रतिरोध R, जैसे मैं अगर इसको R डैश बोलूं तो R डैश का मान कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है? X की वैल्यू अभी भी आपने कितनी निकाली? 2। R2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो R डैश का मान कितना आ गया? 5 ओम। उसी प्रकार R3 व R4 भी कौन से क्रम में? सीरीज में है। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू कितनी है? 40 ओम।
R4 की वैल्यू कितनी है 60 ओम, तो कितना आ गया 100 ओम। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल, यानी R डैश व R डबल डैश किस में है पैरेलल में। और पैरेलल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर दो प्रतिरोध पैरेलल में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R डैश इंटू R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश। बताइए R डैश की वैल्यू कितनी है 5, R डबल डैश की 100 अपॉन 5 प्लस 100, तो क्या आ गया 500 अपॉन 105। ये किसका मान आ गया R इक्विवेलेंट का। तो आपको R इक्विवेलेंट मिल गया। तो I का फॉर्मूला क्या है V अपॉन R इक्विवेलेंट। V का मान कितना है 6, R इक्विवेलेंट का मान कितना है 500 अपॉन 105। तो ये कितना आ गया 5 से डिवाइड कर दो 10, 126 अपॉन 100, तो देखो कितना आ गया 1.26 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1.26 एम्पियर। ये था मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल। आपके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।